गुड मॉर्निंग। वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही है। वेरी गुड। पूरी आवाज आ रही है, ठीक, बढ़िया। ठीक है, स्टार्ट करें। अब तक तो सब लोग जग गए होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, सोशल रिफॉर्म, लेकिन नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जिस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी, है ना। बीच बीच में रुक जा रहा था। गोविंद, हिमतेश, प्रिया, सुमित। बिल्कुल सर, जग गए हैं सर। आपने सेविंग क्यों कर ली है? मतलब क्या है भाई? तुम लोग पढ़ने बैठे हो कि मतलब ऐसे कमेंट होते हैं? तो सोशल रिफॉर्म की बात करते हैं। सामाजिक सुधार संगठन में कुछ चीजें हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे जो भी है। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी ब्रह्म समाज, सामाजिक सुधार संगठन। अच्छा, एक बात समझो कि ये जो सामाजिक और धार्मिक संगठन जो बने थे, सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार जो भी चल रहे थे, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किसके ऊपर पड़ा था? इस पे नीचे तबके के लोगों को नहीं पड़ा था। मतलब जो, जैसे हम लोगों ने पीछे जो पढ़ा है, किसान आंदोलन और ये सब पढ़ रहे थे, तो आपने किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन में क्या देखा था? जो नीचे तबके के लोग थे उन पे ज्यादा प्रभाव पड़ा था, जो पीछे आंदोलन हुए थे। ठीक है, क्लियर? हाँ ना? सर हिलाते रहो भैया, लगे कि हाँ ठीक चल रहा है सब। कम से कम सामने हो तो सर तो हिलाते रहो, हाँ ठीक। लेकिन जो धार्मिक और सामाजिक सुधार हुए, इस पे ज्यादा प्रभाव नीचे तबके को लोगों को नहीं पड़ा है। इस पे सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा है? उच्च वर्ग पर। उच्च वर्ग का मतलब कि जो अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं, हम बुद्धिजीवी हैं, शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, और जो मध्यम वर्ग हैं, इन पे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। इन आंदोलनों का प्रभाव इनके ऊपर ज्यादा पड़ा है। देखो, एक सीधी सी बात समझो। भूखे भूखे क्या बोला था? भूखे पेट, भूखे भजन न होए गोपाला, ऐसा एक शब्द है, एक ऐसा सेंटेंस है, भूखे भजन न होए गोपाला। मतलब अगर किसी का पेट खाली है, उसको खाना नहीं मिल रहा है, और उससे आप कहेंगे कि भजन करो, तो पहले वो क्या चाहेगा? उसे रोटी मिले। समझ रहे हो? तो अगर कोई ऐसा है जो एकदम
नीचे तबके का है तो पहले उसको उठाइए, उसको उस स्थिति के लायक बनाइए कि ताकि वो उन चीजों को समझ सके। अब जिसका ऑलरेडी पेट भरा हुआ है, ये जो नए नए जो आते नहीं है, ये किट्टी पार्टी और पता नहीं कौन कौन सी पार्टी, ये किनके किनके ये सब हैं? ये उनके हैं जिनके पेट भरे हुए हैं। ये समझते हो, ये किट्टी पार्टी वगैरह? अरे हम कुछ बोल रहे, कुछ समझ में आ रहा है कि तुम लोग का एकदम दिमाग खाली है बिल्कुल? मतलब पता ही नहीं चलता कि कुछ मतलब चल रहा है या नहीं। एक तो अब सामने नहीं हो, ऊपर से उसमें हो, ना हाँ हाँ होता है ना ना होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो नई नई चीजें सबको समझ में आती हैं वो तब आती हैं जब आप थोड़ा सा समर्थ हो, तब आपको नए नए सब पता चलते हैं। तो इसलिए जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं, इनमें इनमें ज्यादातर प्रभावित हुए हैं कौन? उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग, शिक्षित लोग। नीचे वालों को तो भैया हमें पहले उठाओ, तो एक तो तुम वैसे हमें इतना परेशान कर रखे हो, जमींदार हमारे ऊपर ये कर रखे हैं, टैक्स लगा रखे हैं हमारे, इसके बारे में तुम बात नहीं कर रहे हो। कह रहे हो भगवान का भजन करो, तो कहाँ से करें? पहले पेट तो भरें, तब ना भगवान का भजन होगा। तो सीधी सी बातें ये थी। तो ये आपको समझना है, अगर कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको ध्यान रखना है कि सामाजिक और धार्मिक सुधारों का जो प्रभाव पड़ा है वो किसके ऊपर पड़ा है। तो बुद्धिजीवी, उच्च शिक्षित और मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग इससे अछूता रहा है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए तो इसमें एक ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना डेट याद रखना, ये क्वेश्चन बनता है 1828, ये ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। उसमें 1829, 1827, ये सब ऑप्शन में होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई। स्टूडेंट, किसने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना? किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने, जो मुगल सम्राट था। सब याद करते हुए चलो, ठीक है, उसी समय। तो किसने दिया था? अकबर ने दिया था। तुमको तुम लोग का हम वीडियो सामने रख ले, है ना, सबको देखते रहें। एक मिनट। हाँ, क्योंकि नोट्स लिखना तो है नहीं, सब सामने आओ जरा देखिए। सामने रहो भाई, पढ़ाने में अलग आनंद आता है। लगता है हाँ है। वाह, बहुत सही, बहुत सही, एकदम सही। सब ठीक है, चल रहा है सर जी। हाँ, चल तो रहा ही है। एक मिनट। अब तो यहाँ से क्लियर हुआ, ब्रह्म समाज। ठीक है। राजा राम मोहन राय, बंगाल, उपाधि अकबर द्वितीय ने दी। ठीक है। अब सबसे मेन पॉइंट समझते हैं कि आपने ये चीजें तो समझ ली कि स्थापना हो गया और ये हो गया और ये हो गया। इनको बहुत सारी उपाधियां, मतलब बहुत सारी चीजों के लिए बोला गया है कि राजा राम मोहन राय के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो इसको हम बता देते, कॉपी में नोट कर लेना। राजा राम मोहन राय को क्या क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई एक चीज पूछी जाती है। ठीक है। तो समझना जरा इसको, जहां जरूरत पड़े वहां लिखते रहा करो। राजा राम मोहन राय, इनको क्या क्या कहा गया है जरा समझिए। एक पहला पॉइंट इसमें लिखिए, क्या कहा गया है? भारतीय पुनर्जागरण के पिता। भारतीय पुनर्जागरण के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष। ठीक है, नोट कर लो इसे। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु। ठीक है। आधुनिक भारत का अग्रदूत,
रविंद्र, महिमा, ज्योति, शशिकांत, हिमतेश, प्रिया, मीनाक्षी, गोविंद, सौरभ, अनुज, हेमा, निधि, पिंकी, टेक्नो, LC8 बहुत बढ़िया नाम, देवेंद्र यादव, अनिल, श्रवण, श्रुति, सुमित, आरती, सत्यजीत, अभिषेक, अदिति, दीपक, ये सब आ चुका है। ये प्रीवियस ईयर एक एक चीज पूछी जा चुकी है, जितना नाम लिख दिया यहाँ। अलग अलग एग्जामों में, झारखंड PCS अलग, छत्तीसगढ़ में अलग, यूपी का अलग, SSC का अलग, CPO का अलग, ये जितने नाम यहाँ लिखे गए हैं इसमें से एक एक चीज पूछी जा चुकी है प्रीवियस एग्जाम में, सभी के नामों में। मनीषा, रौनक, इरफान, आशा, श्रवण, प्रवीण, पीयूष, अमित, जयप्रकाश, ज्योति, हिमांगी, अमित, पीयूष। ट्रैक्टर पे बैठ के लेक्चर लेते हो का? विनय गुप्ता, ठीक है। चलिए तो याद करिए, राजा राम मोहन राय को क्या क्या कहा गया? भारतीय पुनर्जागरण के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु और आधुनिक भारत का अग्रदूत, सब इन्हीं को कहा गया है। ठीक है, नोट हो गया एवरीवन? हाँ, ये जो अग्रदूत है या युगदूत वही चीज है। असल में जो युगदूत है ना, वो किसने बोला है? ये युगदूत जो बोला है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है। ये वाला जो शब्द यूज किया है युगदूत, ये वाला शब्द सुभाष चंद्र बोस जी ने यूज किया है राजा राम मोहन राय के लिए, इनके लिए। तो ये चीज भी याद रखना है कि ये युगदूत जो शब्द है किसने यूज किया था? ये सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था इनको, युगदूत। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ? स्क्रीन हटाएं। तो देखो, हमने सीधी सी बात ये समझी इसमें कि राजा राम मोहन राय एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। मतलब अगर धार्मिक सामाजिक सुधार में अगर हम देखें तो इनका नाम काफी लिया जाएगा। स्टार्टिंग इन्हीं की हुई हर चीज से, तो ब्रह्म समाज। अच्छा, एक और सबसे बड़ी बात कि ब्रह्म समाज किस चीज पे ज्यादा जोर देता था? तो आपको हमने बताया था कि ये आधुनिक शिक्षा पे ज्यादा जोर देता था। मतलब ब्रह्म समाज एक ऐसी संस्था थी जो इस चीज को बताती थी कि हमें पाश्चात्य सभ्यता की जो संस्कृति है, संस्कृति तो खैर नहीं, लेकिन उनकी जो शिक्षा है उसको हम लोग को सीखना चाहिए। दूसरा, ये लोग एकेश्वरवाद पर विश्वास करते थे। एकेश्वरवाद मतलब कि एक ही ईश्वर पर। तो इनका जो मेन मोटो था वो एकेश्वरवाद था। एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद का मतलब होता है कि एक ईश्वर को मानना। तो ये बहु ईश्वर पे विश्वास न करके एक ईश्वर पे विश्वास करते थे। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। ये सब ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए सारे छोटे छोटे पॉइंट है। तो ये चीजें क्लियर हुई? ठीक है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ बनी हुई है, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ बनी हुई है, कहाँ बताओगे आप? जहां इनकी मृत्यु हुई होगी। कहाँ मृत्यु हुई है? लंदन, इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई है 1833 में। तो वही इनकी समाधि बनी है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन कैसे भी होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर समाधि कहाँ बनी है तो आप ढूंढने लग जाए। जहां मरे हैं इनकी समाधि वहीं बनी है। तो इनकी मृत्यु जो हुई है वो इंग्लैंड लंदन में हुई है, वहीं पर इनकी समाधि है, भारत में नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये चीजें आपका क्लियर हुआ। अच्छा, शिष्य वाला जो हमने था वो बता ही दिया था आपको। मतभेद हो गए थे इन दोनों में, देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र, ठीक है, सेन में। तो एक संस्था बन गई थी आदि ब्रह्म समाज। पुरानी संस्था कौन सी थी स्टूडेंट? ब्रह्म समाज। इन्होंने कौन सी बना दी? आदि ब्रह्म समाज। और केशव चंद्र ने कौन सी बना दी? वेद समाज। वेद समाज का दूसरा नाम भी है, वेद समाज का एक नाम और है, इसको एक और नाम से जाना जाता है। वेद समाज को एक और नाम से जाना जाता है, भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, तो भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से इसी को जाना जाता है। तो ध्यान रखिए, कभी कभी क्या होता है ना, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन देखा है, वैसे SSC में तो नहीं देखा, स्टेट एग्जाम में था, उन्होंने ये वाला नाम पूछा था, भारतीय ब्रह्म समाज पूछा था। तो अब बच्चों को इसलिए कंफ्यूजन हो गई
कि सर एक नाम आदि ब्रह्म समाज बताया जाता है, एक वेद समाज बताया जाता है। ये वेद समाज वाला ही जो पोर्शन है केशव चंद्र वाला, इसी को भारतीय ब्रह्म समाज कहा जाता है। तो एक ब्रह्म समाज बना, उसी के आगे दो शब्द लग गए, एक के आगे आदि लग गया और एक के आगे भारतीय लग गया। तो एक आदि ब्रह्म समाज बन गया, एक भारतीय, और उसी को वेद समाज कहा जा रहा है। ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। अखबार आपने समझ लिया था, मिरातुल अखबार और कौन सा, संवाद कौमुदी। मिरातुल अखबार किस भाषा में था, फारसी में, और संवाद कौमुदी किस में था, बंगाली में। एक और चीज समझिए, यहाँ पर एक व्यक्ति था, संपादक था संवाद कौमुदी का। जैसे राजा राम मोहन राय जब ये अखबार चला रहे थे संवाद कौमुदी, तो एक व्यक्ति को संपादक बनाया हुआ था इन्होंने। वो पहले इनके साथ काम करता रहा, लेकिन वो कुछ समय बाद संवाद कौमुदी से इस्तीफा दे दिया, मतलब वो बाहर चला गया और राजा राम मोहन राय का ही विरोध करने लगा। मतलब चीजें समझिए, पहले उन्हीं के साथ काम कर रहा था संवाद कौमुदी में ही, लेकिन फिर वो छोड़ करके इनके खिलाफ ही हो गया। तो ऐसा नहीं है कि समाज सुधारक का हर समय समर्थन ही होगा, बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, ठीक है। तो कई लोग उनका विरोध भी करते हैं, बट धीरे धीरे जब चीजें सही होती है तब लोग उनको मानने लगते हैं। तो समकालीन लोग ज्यादातर विरोध करने वाले होते हैं, जो उनके समय के रहते हैं। जब ये 30-35 साल के बाद होता है तब चीजें समझ में आती है कि अच्छा इन्होंने कुछ काम किया था तभी, इसलिए आज आप राजा राममोहन राय को पढ़ रहे हैं। लेकिन उस समय के जो लोग थे इनका बहुत विरोध करते थे, क्योंकि ये क्या करते थे कि उनकी जो रूढ़िवादी परंपराएं थे उनको दूर करते थे। अब जैसे सती प्रथा है, अब सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने बिल्कुल एकदम युद्ध स्तर पे कार्य चालू कर दिया था। तो लोग कहते थे ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, हम लोग की बहुत पुरानी मान्यता है वो चली आ रही है, आप उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे लोग उनके विरोध में हो गए थे, बट अंग्रेजों की सहायता से, विलियम बेंटिंग की सहायता से इन्होंने इस पर काम किया और सती प्रथा का उन्मूलन करवा दिया था, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे इसको, यहाँ तक कंप्लीट है, इसमें और कुछ ज्यादा जानना नहीं है, आपको याद हो गया होगा। आर्य समाज की हमने बात की थी, तो आर्य समाज का अगर स्टूडेंट हम लोग देखते हैं तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे आपके, दयानंद सरस्वती जी, दयानंद सरस्वती जी, ठीक है। लेकिन दो नारे बताए थे हमने, कहा था दो नारे जरूर याद करिएगा और दोनों में डिफरेंस। पहला नारा क्या था, तो दयानंद सरस्वती का नारा क्या था, तो दयानंद सरस्वती जी का नारा था वेदों की ओर लौटो, किधर लौटो, वेदों की ओर। लेकिन इस समाज का जो नारा था वो था भारत भारतीयों का है या भारत भारतीयों के लिए। दो नारे याद कर लीजिए, भारत भारतीयों के लिए है ये आर्य समाज का है, और वेदों की ओर लौटो ये दयानंद सरस्वती का है। दूसरा आपको याद रखना है, आर्य समाज की स्थापना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कब हुई है, स्थापना मत भूला करो। जैसे ब्रह्म समाज की है तो 18 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैक्ट आते हैं आपके उसमें, ठीक है। स्टेट एग्जाम में ज्यादा फैक्ट नहीं आते, उसमें आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपके वाले में फैक्ट ज्यादा होते हैं। तो आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी आपकी, तो मुंबई में, और कब हुई थी, 1875 में हुई थी, ठीक है। दयानंद सरस्वती, क्लियर है। इनके प्रिय शिष्य थे हंसराज, इन्होंने एक स्कूल खोला, कौन सा, डीएवी कॉलेज, जिसका पूरा नाम है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। ये भी आपको हमने समझाया था पिछली क्लास में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसको ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे, बट नेटवर्क की कमी की वजह से हम आज फिर डिस्कस कर रहे हैं आपसे। रामकृष्ण मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रामकृष्ण मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहले तो हम इसकी स्थापना लिख दें, जो इसकी स्थापना हुई है वो 1897 में हुई है, यहाँ पर लिखा नहीं है, आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। 1897 स्थापना जरूर लिखा करो। तो इसकी स्थापना कब हुई, 1897 में, ठीक है। नोट हो गया एवरीवन। किसने की थी स्थापना, स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र, नरेंद्र इनके बचपन का नाम था, तो पूरा नाम है नरेंद्र नाथ दत्त, जिनको नरेंद्र कह के बुलाया जाता था। तो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन का नाम कैसे, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु हैं, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, उन्हीं के नाम पर ये रामकृष्ण मिशन चलाया गया था। अगर रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का बात करें तो उनकी पत्नी का नाम था शारदा मणि। अगर हम रामकृष्ण परमहंस की बात करें तो इनकी पत्नी थी, बट ये एग्जाम में उतना पूछता नहीं है, लेकिन आपकी बस जानकारी के लिए बता रहे हैं, शारदा मणि। तो इनकी जो पत्नी थी वो शारदा मणि थी, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस की। दोनों लोग बहुत सात्विक जीवन जीते थे, रामकृष्ण परमहंस भी और शारदा मणि भी, ठीक है। तो रामकृष्ण परमहंस के लिए इन्होंने उन्हीं के नाम पर ये मिशन चलाया 1897 में। बेलूर, बेलूर मठ की स्थापना की, और ये जो रामकृष्ण मिशन है इसका हेडक्वार्टर बेलूर है, ये बंगाल है, आपका बंगाल में पड़ता है।
तो रामकृष्ण मिशन का जो हेडक्वार्टर वो आपका बेलूर में ही रखा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने एक वेदांत सोसाइटी बनाई जो कि न्यूयॉर्क में बनाई है। छोटे छोटे पॉइंट है, याद रखना है। शिकागो सम्मेलन में भाग लिया था। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे आता है, हम इसको समझाते हैं क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ये शिकागो सम्मेलन के बजाय ये इस तरह से पूछेगा कि जब विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था तो विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कौन भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन बनता है आपसे कि जब विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग आए थे, तो उसमें तो शिकागो सम्मेलन जो है उसको विश्व धर्म सम्मेलन कहा जाता है। विश्व धर्म सम्मेलन नाम जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग ज्यादातर शिकागो सम्मेलन के नाम से समझते हैं, उसका एक्चुअल था उसे कहते थे विश्व धर्म सम्मेलन। तो जो पॉइंट्स है उसको नोट करते रहा करो जो उसमें नहीं है। तो विश्व धर्म सम्मेलन या विश्व धर्म संसद दोनों शब्द यूज होते हैं। हाँ, युवा डे मनाया जाता है इनके जन्म पर ही, 12 जनवरी यूथ डे मनाया जाता है, ये इनके जन्म को ही, ये 12 जनवरी को ही। तो 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था, तो उसी को यूथ डे मनाया जाता है, यूथ डे, नेशनल यूथ डे, ठीक है। 12 जनवरी को ही नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो शिकागो सम्मेलन क्लियर हुआ आपको। शिकागो जगह का नाम है, वहां पर विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जहां बहुत जगह जगह से लोग आए थे। और भारत से कौन गया था, तो स्वामी विवेकानंद आए थे। इनकी स्पीच इतनी जबरदस्त थी कि इनको उसके बाद क्या कहा जाता है, नव हिंदूवाद के, इनको एक शब्द दिया जाता है नव हिंदूवाद, नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि, नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि। इन्होंने अपनी सनातन धर्म के ऊपर बोला था, जो हिंदू सनातन धर्म है इसके बारे में बेहतरीन स्पीच दिया था इन्होंने, जिसके बाद इनको ये क्वेश्चन बना हुआ है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। 19वीं शताब्दी में जो नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में किसको जाना जाता है, तो 19वीं शताब्दी चल रही है, 1863 का मतलब 1863, 1893, 19वीं शताब्दी, तो स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कोई दिक्कत इसमें? तो ये यूथ डे के हिसाब से इसको 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। हाँ, विश्व युवा दिवस, विश्व युवा दिवस के, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर बात करते हैं तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ये जो संस्था बनी थी आपकी, इसका मेन उद्देश्य था शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देना, ठीक है। शिक्षा और संस्कृति को क्या करना, बढ़ावा देना। और ये स्थापना कहाँ हुई थी, याद रखना है, भारत में नहीं हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कनाडा में है, ठीक है। कनाडा, ये याद रखना, क्योंकि गड़बड़ कर देते, क्योंकि एनी बेसेंट का नाम आता है, तो एनी बेसेंट का नाम आता है तो बहुत लोग सोचते हैं कि भारत में ही हो गई थी। स्थापना कनाडा में हुई है। भारत में इसकी एक ब्रांच थी, तो भारत में एक ब्रांच थी जिसके मेन जो प्रधान बनाई गई वो एनी बेसेंट बनाई गई। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो हेडक्वार्टर है वो कनाडा में, और ये जो हुआ था 1875 में, ठीक है। भारत में कौन इसका सदस्य बना था, तो एनी बेसेंट बनी थी। और ये कहां पर है, तो अडियार। ये सारी चीजें याद रहनी है, क्योंकि इसीलिए बहुत डिटेल में नहीं दिया, जितना याद करना है बस उतने ही पॉइंट है, ठीक है। और ये किस पर जोर देती थी, तो शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देती थी, ठीक है। बहुत सिंपल सा पॉइंट आपके पास। यंग बंग आंदोलन क्या था, ये 1828 में ही शुरू हुआ। यंग बंग दो अलग अलग है, यंग बंग अलग है, बंग भंग अलग है। बंग भंग बंगाल विभाजन से है। जब बंगाल का विभाजन हुआ था, तो बंगाल का विभाजन 1805 में हुआ था। इस 1805 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था ये उससे रिलेटेड है, इसका डिस्कशन हम अभी आगे करेंगे। तो बंग भंग उससे। यंग बंग क्या था, यंग से मतलब था युवा, नौजवान, हम लोग, तो युवा लोगों से रिलेटेड था। असल में क्या किया गया था कि जो प्रेस की आजादी थी उसको छीन ली गई थी। आप देख ही रहे थे कि अंग्रेज से बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे, तो भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता की मांग की जा रही थी कि आप जो प्रेस की स्वतंत्रता को छीन लिए हैं, उसको बंद कर दिए हैं, उसको कृपया आप मुक्त करिए। हमारे भारतीय प्रेस से जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं उसको खत्म करिए। यह है यंग बंग आंदोलन, 1828 में चलाया गया था बंगाल के युवाओं के लिए। नाम ध्यान रखिएगा, हेनरी विलियम डेराजू, डेराइजू, डेरजू भी है, डेराइजू भी कहा जाता है, तो हेनरी विलियम डेराइजू। ओके एवरीवन, क्लियर सबको? हाँ, 1905 है। यंग बंग भंग, बंग भंग जो है वो 1905 है, वो अभी हम बताएंगे आपको, ठीक है। जल्दी से 2 मिनट रिवाइज करते हैं, बिल्कुल हाँ ना सर हिलाते रहना, ठीक है।
हाँ, सर हिलाते रहोगे सही रहेगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना बोलते रहो। हाँ, मुंह हम देख रहे हैं सबका। चलो ठीक, सही बोल रहे हो सब, बिल्कुल सही, करेक्ट, एकदम ठीक। कौन किए थे? राजा राम मोहन राय किए थे। ठीक है, ओके। वह पहली संस्था वह पहली संस्था जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज नहीं है। आंसर मत दे देना। वह पहली संस्था जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, ये ब्रह्म समाज नहीं है, ये बाद में बनाया है। जो पहली संस्था बनाई है, शायद इसमें नाम नहीं है क्या? अच्छा, नहीं है। राजा राम मोहन राय ने जो पहली संस्था बनाई थी, जो राजा राम मोहन राय ने पहली संस्था बनाई थी, वो समझ लीजिए वो कौन सी है। पहली संस्था जो इनकी है, प्रथम संस्था, वो है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा 1815। पहली जो बनाई है वो आत्मीय सभा है, ध्यान रखिएगा। ब्रह्म समाज बाद में बना है, क्योंकि ब्रह्म समाज 1828 में बना है। अमित, आत्मीय सभा, वेरी गुड, ठीक है। तो आत्मीय सभा क्लियर हो गया सबको? तो राजा राम मोहन राय ने जो पहली बनाई है वो आत्मीय सभा थी, 1815 में बना दी थी। 1828 में उन्होंने दूसरा बनाया था। ठीक है। राजा राम मोहन राय को किन नामों से जाना जाता है? जल्दी से रिवाइज करेंगे। भारतीय पुनर्जागरण के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक। बोलना है मुंह से, देखना नहीं है। नोट किए हो ना, उसको लिखो। भारतीय पुनर्जागरण के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर। रौनक बोल नहीं रहा है, लड़कियां सारी बोल रही हैं, लड़कियां ठीक हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर हो गया, फिर उसके बाद अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, आधुनिक भारत का अग्रदूत। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला है? युगदूत बोला है। क्लियर हुआ? ठीक, वेरी गुड। जो शिकागो सम्मेलन हुआ था और विश्व धर्म सम्मेलन जिसको कहा जाता है, वो कब हुआ था? जल्दी जल्दी टाइप करिए, देखें जरा। शिकागो सम्मेलन या विश्व धर्म सम्मेलन जो संसद हुआ था, वो कब हुआ था? टाइपिंग 93 गलत, पहले ही गलत। 1993 टाइप किया है, देखो इतनी जल्दबाजी। 1993 स्वामी विवेकानंद जी मर चुके हैं। ठीक है, 93 में कराओगे? मतलब कितना जिलाना चाहते हो? 150 साल? सबका आंसर सही है, 1893। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब एक पूछ लेते हैं, टफ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। टफ क्वेश्चन कौन सा है? टफ क्वेश्चन कौन सा है? यंग बंग आंदोलन कब हुआ था? कॉपी में देख के नहीं बताना है। यंग बंग आंदोलन कब हुआ था? यंग बंग आंदोलन कब हुआ था? यंग बंग आंदोलन कब हुआ था? नहीं याद है? नहीं याद है। 1828 में हुआ था। बंग भंग नहीं पूछ रहे, यंग बंग पूछ रहे हैं, बंगाल वाला। तो यंग बंग में भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के लिए किया गया था, वो 1828 में हुआ था। बंग भंग जो था, बंगाल विभाजन से रिलेटेड, वो 1905 में था। वेरी गुड, चलिए क्लियर है सबको? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना याद हो गया कि नहीं? वो भी ना याद होगा, अगर कह देना कॉपी में मत देखना तो ना याद आएगा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? ओ, सर क्या विवेकानंद जी जल्दी मर गए थे? हाँ भाई, विवेकानंद जी बहुत कम उम्र में मर गए हैं। विवेकानंद जी बहुत बड़े तपस्वी टाइप के व्यक्ति। आप बायोग्राफी नहीं पढ़े, पढ़िएगा। ब्रह्मचर्य का पालन किया इन्होंने 12 साल लगातार। अब इसका मतलब आप समझ पाते हो या नहीं, आई डोंट नो। 12 साल लगातार ब्रह्मचर्य का पालन किया। ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आपको एक चीज मालूम है या नहीं, हमें डिस्क्राइब नहीं करेंगे, ठीक, ओके। तो अब ये था, और इनके बहुत कम उम्र में इनका मतलब मृत्यु हो गया था। कहा जाता है कि कुछ दिक्कतें हुई थी उन्हें, मतलब बीमारी टाइप का अंदर हो गया था। अच्छा, सबसे बड़ी बात इनकी ये थी शुरुआत में, अब देखो हम डिस्कशन इसलिए नहीं करना चाहते ना कि सर फिर क्या करें, हम चलाने लगेंगे वैसा। फिर भी थोड़ा बता देते हैं कि सर क्या इच्छा मृत्यु लिए थे।
एक देंगे ना, अभी सामने आओगे इच्छा मृत्यु के घोड़े, इच्छा मृत्यु ले रहे हैं विवेकानंद जी, कुछ भी मतलब। इच्छा मृत्यु किसे कहते हैं? कह रहे सर विवेकानंद जी इच्छा मृत्यु लिए थे। तुम लोग तो क्या था कि ये तपस्या कर रहे थे, मतलब जैसे ये पहले निकले जब तो कई सारे गुरुओं की खोज में निकले थे, तो जो भी मिलता था तो इनको बताता था कि ऐसा है कि तुम ध्यान करो, मेडिटेशन करो, तो ये ध्यान करने लगते थे और कई दिनों तक बिना खाए पिए ये सब मतलब ऐसे ही रहते थे। तो फिर इनको समझ में आया यार जब पेट भरा रहेगा, जब कुछ रहेगा अंदर तब ना भगवान का भजन होगा। इनका सबसे मेन यही दिक्कत थी। अब 4 दिन से भूखे हैं, न भगवान के मन में भजन में मन लग रहा है, पेट में अलग गड़बड़ चल रही है, शरीर अलग चला जा रहा है। तो इन्होंने कहा है ये जो गुरु इनको मिलते जा रहे थे परेशान हो गए, पता नहीं कौन कौन से गुरु मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि बस बेटा तुम लग जाओ। लास्ट में इनको मिले हैं रामकृष्ण परमहंस, बहुत ज्ञानी पुरुष, एक प्रकार से वो साक्षात ही कह लीजिए, क्योंकि अब काली माता के दर्शन कहा जाता है कि उनको मिलता था, वो उनसे बात करते थे, तो काफी वैसे पुरुष थे रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने सीधे कहा बेटा भजन करो लेकिन शरीर मत तोड़ो, शरीर रहेगा तभी कुछ होगा, पढ़ाई करो लेकिन खा पी के करो, समझ गए? ये वो पढ़ाई किसी काम की नहीं, 7 बजे चालू हुए, सर आज मैंने बिना खाए पिए 12 घंटे पढ़ाई की है। बेटा तुम 3 दिन तक अगले दिन बीमार पड़ जाओगे, तुमने एक दिन तो 12 घंटे पढ़ाई कर ली, अगले 3 दिन तुम्हारे जाने वाले हैं। तो बेटर है बीच बीच में थोड़ा बहुत खाते पीते रहो और फिर पढ़ाई करते रहो, जिससे ध्यान लगा रहे। आंख बंद किए हैं, खाने पर दिमाग है ना, ये बनेगा वो बनेगा, ये चीजें हैं। इन्होंने शरीर पे बहुत ध्यान दिया था, उसके बाद तो शरीर पे ध्यान देते थे, व्यायाम करते थे, योग करते थे और साथ में भजन करते थे, तब ये चीजें होती थी और यही सब चीजें थी। ठीक है, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। बाकी हम इससे ज्यादा डिस्कशन में नहीं जा रहे क्योंकि बताने के लिए बहुत कुछ है। हम लोग अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। एनर्जी ज्यादा हो गई थी, वो अंदर से ब्लास्ट कर गया था क्या सर? कसम से तुम लोग के कमेंट हम पढ़ने बंद कर दें क्या? हैं मतलब थोड़े लॉजिकल तो दिया करो। हाँ ठीक है, चलो एक प्रकार से मान लेते हैं कि एनर्जी है, भाई एनर्जी इकट्ठा हो गया था तो एक प्रकार से वो थोड़ा सा नुकसान किया है ना। तो चल कुछ भी दिमाग लगाते हैं कहीं से भी, कोई बात नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो सोशल रिफॉर्म्स क्लियर हुए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग आज, और क्या पढ़े हम अब थोड़ा सा आपको हम दिखा देते हैं। बंगाल कलकत्ता सूरत अधिवेशन, ये हम लोग पीछे डिस्कशन किए हैं कांग्रेस वाले पार्ट में, आज फिर से इसको दिखा रहे हैं जिससे आपको चीजें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये इसलिए हम दिखा रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है और हम आज रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। चलिए एक एक करके हम देखते हैं, जो लोग उस क्लास में रहे होंगे उनको चीजें जल्दी क्लियर हो जाएंगी। 3 अधिवेशन की बात होती है सबसे इसमें, इसके बाद एक लखनऊ अधिवेशन भी ज्यादातर इंपॉर्टेंट होता है। तो एक अधिवेशन की अगर हम बात करें तो एक बनारस का अधिवेशन हुआ था 1905, और आप जानते हैं कि 1905 वाले में 5 में ही कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया है। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ है वो कब हुआ है? 1905 वाले में हुआ है, लॉर्ड कर्जन। इसलिए कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है, ध्यान रखिएगा 1905 में कौन सा अधिवेशन हुआ है? तो 1905 में बनारस का अधिवेशन हुआ है, बनारस में हुआ है ये अधिवेशन, ठीक है। और 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ है जो लॉर्ड कर्जन ने किया है। अध्यक्ष कौन है इस बनारस अधिवेशन के? तो वो है गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, जो बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, वो बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए आपके लिए, क्वेश्चन उनमें से ही बनते हैं, पूरे 55 नहीं रटे जाते, ठीक है, उसके लिए परेशान मत हो। तो बनारस अधिवेशन था 1905 में और अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। इनके लिए एक चीज पूछी जाती है, भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में ही भारत सेवक समाज नामक संस्था की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। टू द पॉइंट याद करना है, सीधा सीधा, जो भी एग्जाम लगे होंगे उनके लिए आपको इधर उधर नहीं जाना है, रिवाइज करते रहिए। यहां पर एक प्रस्ताव लाया गया था, सेल्फ रूल पर चर्चा की गई थी। सेल्फ रूल का ही मतलब एक प्रकार से स्वराज की बात की जा रही थी। यहाँ पर कोई चीज लागू नहीं की गई थी लेकिन इस पर चर्चा की गई थी कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ रूल मतलब अपना शासन, स्वराज। लेकिन वो प्रस्ताव बनारस अधिवेशन में नहीं होगा, स्वराज का जो प्रस्ताव पारित होगा वो कलकत्ता वाले अधिवेशन में होगा।
बट इस शब्द पर जो चर्चा थी वो शुरू हो गई थी। तो बनारस अधिवेशन से 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। बनारस अधिवेशन कब हुआ था? 1905 में। अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने कौन सी स्थापना की थी? भारत सेवक समाज की। दूसरा याद करना है कलकत्ता अधिवेशन 1906, जो अगले उसमें हुआ था। आपको हमने बताया था दादा भाई नौरोजी, आपने याद किया होगा, 3 बार बने थे दादा भाई नौरोजी, 86, 93, 1906। क्लियर है ना? 86, 93, 1906। तो ये जो 1906 वाला था, ये कलकत्ता अधिवेशन, किसने इसकी अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने। यही वो सम्मेलन था जहां पर स्वराज की मांग की गई थी, स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके कई ऑब्जेक्टिव बने हैं, कई ऑब्जेक्टिव बने हैं अलग अलग पेपर में। स्वराज प्रस्ताव कौन से अधिवेशन में पारित किया गया? जब ये पारित किया गया तो अध्यक्ष कौन थे? कब पारित किया गया? 1906 में किया गया। तो दादा भाई नौरोजी, आपको इनके बारे में पीछे भी हमने डिस्कशन किया हुआ है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जल्दी जल्दी देख लो, ये चीज हम पीछे बता चुके हैं। एल्फिंस्टन कॉलेज था बंबई में, एल्फिंस्टन कॉलेज था बंबई में, पहले ऐसे भारतीय थे जहां पर ये प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे गणित और भौतिकी के। ये पूछा जाता है कि प्रथम वो कौन व्यक्ति जो भारत से, जो एल्फिंस्टन कॉलेज में, ये क्वेश्चन सब बने हुए हैं, ये जहां जितना लिखा हुआ है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर हैं, समझ जाना, ये कोई बाहर से एक भी क्वेश्चन का नहीं है, तो इसमें से छोड़ना एक भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में ये गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे भारत की तरफ से। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कई बार पूछा चुका है, इसका तो लिमिट ही नहीं है, ये चाहे जितनी बार पूछा जा चुका हो। एक स्वराज, ये कम से कम 10 से 12 बार पूछा जा चुका है, स्वराज शब्द की मांग, और ये किस अधिवेशन में हुआ। एक ये वाला पॉइंट पेपर में पूछा गया, वैसे एसएससी वगैरह में नहीं आया है, ये स्टेट एग्जाम में आया। इन्होंने किस तरह से क्वेश्चन किया था? इन्होंने कहा था कि जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उस कलकत्ता अधिवेशन में किस चीज के बारे में चर्चा नहीं हुई थी या किस चीज का प्रस्ताव नहीं लाया गया था। तो आपको एक्चुअल में ये चीज याद रखनी थी कि स्वदेशी के बारे में उसमें डिस्कशन हुआ था, बहिष्कार किया गया था, और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी नीति लाई गई थी। एक इसमें और एक पॉइंट दिया गया था, वो आंसर नहीं था क्योंकि वो नहीं लाया गया था। तो आप तब उसको टिक कर पाते जब आपको ये तीनों याद होते। मतलब समझिए क्या है इनका मतलब। 1905 में 1905 में क्या हुआ था कि 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। किसका विभाजन हो गया? बंगाल का विभाजन हो गया। जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ, जितने हमारे राष्ट्रवादी नेता थे, जो यहाँ के लोग थे, बड़े बड़े नेता लोग, ठीक है, वो लोग सब खिलाफ हो गए, भैया बंगाल का विभाजन आपने गलत किया है, बंगाल का विभाजन आपको नहीं करना चाहिए। तो इन लोगों ने तुरंत एक आंदोलन चला दिया, बंग भंग आंदोलन। इसको हम अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसके बाद वाले में। तो बंगाल विभाजन को रोकने के लिए ही एक आंदोलन चलाया गया, उसको कहा गया बंग भंग आंदोलन चलाया गया। और ये बंग भंग आंदोलन ही कब चलाया गया था? 1905 में ही। तो बंग भंग का मतलब था कि बंगाल का जो विभाजन किया है आप उसको खत्म करिए, आपने इसको गलत किया है, ठीक है, ये चीज बात हुई थी। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ये सारे प्रस्ताव लाए गए थे। अगर अंग्रेज इस बंगाल विभाजन को नहीं मानेंगे, बंगाल विभाजन को अगर खत्म नहीं करते, तो हम लोग स्वराज चाहिए, हमें आपका राज्य नहीं चाहिए, आप बंगाल विभाजन का जो निर्णय लाए हैं इसको खत्म करिए। इसको देखते हुए स्वराज की मांग की गई। देखो 5 में ये चीज हो रही है, 6 में ही अधिवेशन हो गया, तो पूरा डिस्कशन होगा ही होगा 100%। तो एक सबसे बड़ा शब्द आया स्वदेशी। यही वो समय था जब अंग्रेजों के जितनी भी चीजें थी सबको त्यागा गया। कपड़े जो थे हम नहीं पहनेंगे, अंग्रेजों के दिए हुए जो भी चीजें हम नहीं करेंगे, उनके जो कॉलेज वॉलेज है उनका बहिष्कार किया गया, हम नहीं जाएंगे, जो सरकारी संस्थाएं थी हम उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है, जो भी चीजें थी उनकी सब बहिष्कार किया गया। तो उसी को बहिष्कार कहा जाता है। पूरी तरह से हम अंग्रेजों का बहिष्कार करेंगे और हम केवल स्वदेशी अपनाएंगे, ठीक है, समझ में आ रही बात? जैसे एक हमारे बहुत बड़े स्वदेशी के माने जाते हैं बाबा रामदेव, कहते हैं ना, मैं स्वदेशी का निर्माता, पतंजलि सारा उत्पाद, मैं केवल स्वदेशी की बात करता हूं। तो ऐसे एक बाबा रामदेव जी हैं। तो ऐसे नेता उस समय कई सारे लोग। अब ये बाबा रामदेव जी कितने स्वदेशी हैं ये हमें कुछ समय बाद पता चलेगा, अभी नहीं चलेगा। हमारे बाद जो इतिहास पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो पढ़ेंगे इनके बारे में
कि ये क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, ये पता चलेगा 30-40 साल बाद, तब उसमें डिस्कशन होगा। अच्छा, ऐसे भी एक व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी की मांग उठाई थी, और पुराने वाले जो थे वो 1905 के आसपास के थे। तो इस तरह से जो स्वदेशी की बात चली थी वो ये लोग, तो इन्होंने कई सारे सामानों का बहिष्कार किया अंग्रेजों का, और स्वदेशी की मांग करी, सीधा सीधा। सबसे बड़ी चीज ये वाली हुई, एक राष्ट्रीय शिक्षा, इस पर बहुत जोर दिया गया, इसको भूलना मत, क्योंकि कई स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं। 1906 का जो अधिवेशन हुआ था, इसी में राष्ट्रीय शिक्षा पे बहुत जोर दिया गया था, और कई सारे कॉलेजों की स्थापना हुई थी। जितने नेशनल कॉलेज के शब्द लगते हैं, बंगाल नेशनल कॉलेज, मुंबई नेशनल कॉलेज, राष्ट्रीय नेशनल कॉलेज, ये जो नेशनल कॉलेज वाले शब्द थे, आधे से ज्यादा कॉलेज इसी समय आए हैं, आधे से ज्यादा कॉलेज इसी समय निकाले गए हैं, उसी समय स्थापना हुई है। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित जितने आप नेशनल कॉलेज टाइप के शब्द सुनते हैं, नेशनल कॉलेज, तो इसमें से आधे से ज्यादा कॉलेज इसी समय बनाए गए, जिससे स्वदेशी का प्रचार किया जा सके। और ये आपको पता होगा, जो क्रांतिकारी लोग भी थे, उसमें से बहुत सारे क्रांतिकारी कई सारे नेशनल कॉलेज के ही छात्र रहे हैं। आगे चल के जब आप पढ़ेंगे हमारे क्रांतिकारियों के बारे में, तो कई सारे नेशनल कॉलेज अलग अलग हैं, उसमें से वो लोग उनके छात्र रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो आपको याद हो गया कलकत्ता अधिवेशन में किन मेन चीजों पे बात हुई थी। तो एक सबसे चीज किस पे बात हुई थी स्टूडेंट, स्वदेशी। 4 चीजों पे बात हुई थी, अभी याद कर लो। एक बात हुई थी स्वदेशी पर, हमें केवल अपने देश के उत्पाद यूज करने हैं। दूसरा, हमें बाहर का बहिष्कार करना है सामानों का, जैसे अभी कुछ दिन पहले चला था चाइना का प्रोडक्ट नहीं यूज करना है। ठीक है, ऐसे चला था ना एक कैंपेन। फिर उसके बाद एक चला था जिसमें जो चाइना के ऐप है उसको बाहर किया गया था। तो ये मतलब है बहिष्कार करना, इसका मतलब होता है कि हम अब इसका यूज नहीं करेंगे, ये ऐसे चलता है। तो उसी तरह विदेशी मालों का बहिष्कार किया गया था जो बाहर से आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा, क्योंकि इन लोगों का सोचना था कि अगर जनता अशिक्षित रही, अगर वो पढ़ाई लिखाई नहीं करती, तो उसके पास वो तर्क करने की शक्ति नहीं आएगी, और वो सारी चीजें मान लेगी जो उसको समझाया जा रहा है। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। तो शिक्षा अगर नहीं होगा उसके पास, तो अंधविश्वासों में, रूढ़िवादी परंपराओं में, मतलब इन चीजों पे जल्दी विश्वास कर लेगा वो। और जैसे जैसे उसकी शिक्षा बढ़ती जाएगी तो उसकी तर्क करने की पावर बढ़ती जाएगी। वो तुरंत विश्वास नहीं करेगा, वो तर्क करेगा, ये हम क्यों अपनाएं, ये हम क्यों करें भाई, इसके क्या फायदे हैं, तो वो तर्क करता है। तो इन चीजों को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी कई सारे विद्यालय वगैरह भी खोले गए। तो एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, 3-4 पॉइंट हुए थे। तो एक स्वदेशी हुआ था, एक बहिष्कार हुआ था, एक राष्ट्रीय शिक्षा हुआ था। चौथा शब्द कौन सा था, ऊपर वाला, स्वराज का प्रस्ताव। तो कलकत्ता अधिवेशन में 4 चीजों पर बात की गई थी, ध्यान रखिएगा। एक, स्वराज पर, हमें अपना होम रूल लिख चाहिए, हमें अपना शासन चाहिए। दूसरा, हम केवल स्वदेशी को अपनाएंगे। तीसरा, विदेशी सामानों का हम बहिष्कार करेंगे। चौथा, हम शिक्षा पे जोर देंगे। सबसे बड़ी चीजें देखो, ये अच्छी बात भी है। जानते हो क्या हुआ था, अंग्रेज क्या करते थे कि अगर हम इसको समझाएं आपको, तो अंग्रेज क्या करते थे कि अंग्रेज जो है यहाँ से कच्चा माल, यहाँ पे कच्चे माल बहुत मिला करते थे। मतलब कच्चा माल जैसे कि स्टील वगैरह, सब बहुत सारी चीजें, क्योंकि इंग्लैंड में उस तरह की फसल नहीं हुआ करती थी, तो कच्चे माल हमारे यहाँ बहुत मिलते थे। तो ये लोग क्या करते थे, अंग्रेज सारे कच्चे माल यहाँ से इंग्लैंड भेज देते थे, और कच्चे माल वहां, क्योंकि उनके पास फैक्ट्रियां थी वहां पर, तो उससे ये लोग तैयार करते थे, प्रोडक्ट तैयार करते थे, बना बनाया एक प्रोडक्ट, और फिर वहां इंग्लैंड से वो सारे सामान भारत में लाए जाते थे। तो यहाँ से वो कच्चे माल ले जाते थे, वहां तैयार करवाते थे, और वहां से फिर आयात करके भारत में लाया जाता था। और इन्होंने उन सबको टैक्स फ्री कर दिया था, मतलब बड़े आसानी से उस आयात को किया जा सकता था, और इनके दाम महंगे हुआ करते थे। एक तो टैक्स नहीं लेते थे, महंगे कह रहे, सॉरी, वो टैक्स नहीं लिया करते थे, तो वो जो सामान थे वहां से, वो सब यहाँ आते थे। तो हिंदुस्तानी की अपेक्षा जो यहाँ बनते थे, ये सामान महंगे हो जाते थे, क्योंकि वहां वालों पे टैक्स नहीं लगते थे, और यहाँ पर ये टैक्स लगा देते थे। तो यहाँ पे टैक्स लगाते थे तो इनकी कीमतें बढ़ जाती थी, और बाहर के जो सामान हुआ करते थे वो टैक्स फ्री कर देते थे, और ढेर सारा माल डंप हो जाता था भारत में, और सस्ता भी होता था, व्यक्ति खरीदने लगता था। क्लियर है। यहाँ से जो हमारे उद्योग धंधे थे, ये धीरे धीरे नष्ट हो गए। जितना भी छोटा मोटा उद्योग चल रहा था वो खत्म हो गया। अभी हम लोग कोई चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन आप समझिएगा, जो चाइना का प्रोडक्ट है, आप जानते हैं कि वो सस्ता है, इसलिए हर कोई व्यक्ति चाइना के प्रोडक्ट को खरीद लेता है। चाइना का प्रोडक्ट पूरा पूरा एकदम पूरा भर गया इंडिया में, तो जो छोटे मोटे इंडस्ट्री हमारी गांव लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, वो धीरे धीरे नष्ट हो गई। जिसका सीधा एग्जांपल है भदोही का आपका कालीन उद्योग, जो अपने जमाने का एक बेस्ट उद्योग था, जो बनारस के साइड पड़ता है, लेकिन आज उसकी हालत उतनी ठीक नहीं है।
फिर भी बहुत कोशिश की गई, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चला था उसके तहत, कि उसको थोड़ा सा उठाया जाए। जो भदोही का कुटीर उद्योग था आपका कालीन वाला, थोड़ी बहुत कोशिश करी गई। इस तरह से अंग्रेजों के समय इस समय बहुत सारा उद्योग नष्ट हो गया था। तो ये भी चीज ध्यान में दी जा रही थी कि भैया स्वदेशी अपनाइए। तो स्वदेशी अपनाने से यहाँ के जो लोग हैं इनको फायदा मिलेगा, ठीक है, और बाहर के सामान को बहिष्कार करिए, जिससे वहां के जो उद्योग धंधे वो नष्ट हो जाए और जो कच्चा माल हमारा है वहां न जाए, हमारे देश में ही रहे और हम यही उसका प्रयोग करें। आपको पता है स्टील में हम लोग बहुत आगे थे, स्टील में बेस्ट नंबर 1 थे हम लोग। गांव गांव में स्टील के उद्योग थे, स्टील बेस्ट स्टील बनाने का ज्ञान हम लोगों के पास था प्राचीन समय में। आज किसके पास है? चाइना के पास है। चाइना ने क्या किया कि इस चाइना ने यहां से जो भी स्टील था, जो कच्चे माल थे, जो इस्पात था, सब मंगा लिया, आयात करने लगा और बड़े सस्ते उसमें वो आयात कर लेता था। दिक्कत हमारी क्या हुई कि हमारे यहाँ के जो जनजाति लोग थे, आदिवासी लोग थे, इन लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान था इसका, लेकिन सरकार ने हमारे ध्यान नहीं दिया। जो पुराने समय के सरकार जो 100 सालों से चले आ रहे थे, इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। एक तो उन लोगों ने वहां से उनको भगाना शुरू कर दिया। आपने जब आंदोलन देखा है जनजाति और समथिंग, धीरे धीरे वो क्षेत्र नष्ट हो गए। आगे आने वाली पीढ़ी, जो नई युवा पीढ़ी आ रही थी, उन लोगों ने अपने पुराने ज्ञान को खो दिया। जो उनके पूर्वज जानते थे वो ज्ञान ट्रांसफर नहीं हुआ, और ये सारा चीज जो था, चाइना भारत से कच्चे माल को बहुत पर्याप्त मात्रा में मंगा लेता है, स्टील को, और वो बनवाता है। वो श्रेय जाता है कि भाई जमशेद जी टाटा जी को, जिन्होंने एक अच्छा काम कर दिया, तो उन्होंने टाटा स्टील उद्योग लगवा दिया था उस समय। बताएंगे अभी आएगा ये, अभी ये जस्ट अभी जब क्रांतिकारी आंदोलन चालू होगा 1920 के बाद, इनका नाम आएगा। अभी जब ये उद्योग की बात होगी तो जमशेद जी टाटा का नाम आएगा, जो इन्होंने वहां पर स्थापित किया था, जिससे थोड़ा बहुत उद्योग धंधे में इनको फायदा मिला था। तो अभी तो बिल्कुल छोटा सा पार्ट चल रहा है। अभी आगे चल करके आप उद्योगों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जब आपको ये देखने को मिलेगा कि उद्योगों के क्षेत्र में क्या हेल्प की गई थी। तो जैसे शिक्षा वगैरह में की गई थी, उस तरह से उद्योग में भी होगा, तब हम लोग उन लोगों के नाम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपको आप आई होप कि अब थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा क्या चीज थी ये, हाँ या ना? स्वदेशी समझ में आज क्या? बहिष्कार विदेशी सामानों का और राष्ट्रीय शिक्षा, जिससे कॉलेज खोले गए। ये सारी बातें किसमें हुई हैं? कलकत्ता अधिवेशन में। किसमें हुई है स्टूडेंट? किसमें हुई है? हर्षवर्धन, कलकत्ता अधिवेशन में हुई है। अरुण, शुभम, प्रीति, कुछ तो आज जुड़ रहे हैं, या तो फिर हम सकल आज देख रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक। ओके, अब अगला पॉइंट याद करना है, समझिए। दादा भाई नौरोजी जी ने एक पत्रिका चालू की थी, अभी याद कर लो, राष्ट्र गुफ्तार। 3 बार बोलो इनका नाम, राष्ट्र गुफ्तार। मुंह से बोलो, होंठ हिलने चाहिए। हाँ, हिल रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बेहतरीन। राष्ट्र गुफ्तार क्या नाम है? हाँ भाई शशिकांत, क्या मजा आ रहा है? नाम नहीं बोल रहे हो? राष्ट्र गुफ्तार, ठीक है। गोश्त ना याद कर लेना, दोनों को मिलाकर, हैं? इसीलिए बुलवा रहे हैं, नहीं तो कुछ आगे 2 दिन बाद क्या यूज करेंगे? गोश्त यूज करेंगे। ये राष्ट्र अलग हो जाएगा, गुफ्तार का गो आ जाएगा, यहाँ कस्ता आ जाएगा, गोश्त याद हो जाएगा। सर एक पत्रिका चलाई थी, कौन सर? गोश्त पत्रिका चलाई थी, ठीक है। दोनों को मिला लेंगे सर, शॉर्ट में याद कर रहे हैं सर, ट्रिक याद कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा वाला ट्रिक याद ना करना, नहीं वो गड़बड़ी कर दोगे। तो राष्ट्र गुफ्तार याद हो गया, गुजराती पत्रिका, शुरुआत हुई थी 1851, दादा भाई नौरोजी। 2 महान व्यक्ति जिन्होंने इनके बारे में बोला है, पढ़िएगा पूरा नाम। भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। किसका कहना था? सिवाय चिंतामणि का। गोखले जी ने क्या बोला? यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है, यानी कोई अगर मनुष्य अगर उसमें देवता है, तो वह दादा भाई नौरोजी हैं। मतलब समझिए कि कितना बड़ा बात गोखले जी ने बोला है दादा भाई नौरोजी जी के लिए। मतलब एक महान व्यक्तियों में शुमार है दादा भाई नौरोजी। गोखले जी ने सीधे बोला, अगर मनुष्य में कोई भी देवता है किसी के अंदर, तो वो दादा भाई नौरोजी जी में अवेलेबल है।
दूसरा जो CY चिंतामणि जी ने कहा, वो क्या कहा, भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। ये CY चिंतामणि जी का कहना है। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा एक लास्ट अधिवेशन इसका देखते हैं, क्योंकि बनारस आपने याद कर लिया, कलकत्ता याद कर लिया। तीसरा है सूरत अधिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। ये क्यों इंपॉर्टेंट है आप देखिए ना, 1905, 6 और 7 लगातार लगे हुए हैं। और ये क्यों, क्योंकि जस्ट इसके पहले ही कौन हो गया था, बंगाल विभाजन हो गया था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। 1905 में बंगाल विभाजन हो गया था, और उसके बाद जो एक एक साल पर अधिवेशन हुए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बंगाल विभाजन से रिलेटेड चर्चा इनमें की जाएगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो सूरत अधिवेशन हुई 1907 में, अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। कांग्रेस का विभाजन हो गया, ध्यान रखना है, नरम दल गरम दल, क्लियर। नरम दल गरम दल का विभाजन कौन से अधिवेशन में हुआ, सूरत अधिवेशन में हुआ। नेतृत्व किसने किया, बाल गंगाधर तिलक जी ने किया, ठीक है। मुख्य कारण क्या था, अंग्रेजी सरकार के साथ नरम पक्षों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में शॉर्ट में समझा देते हैं, बाकी अपना पढ़ लेना। देखो हुआ क्या था, दो तरह के लोग थे कांग्रेस में, अगर हम पूरी बात करें तो। एक लोग थे नरमपंथ उदारवादी विचारधारा के, दूसरे जो थे वो चरमपंथी थे, जिनको गरम दल भी कहा जाता है। जो उदारवादी विचारधारा के थे, जो नरमपंथी थे, जिनको दयालु कहा जाता है। हाँ ज्योति, ठीक है, बढ़िया बढ़िया जम्हाई ले रहे हो, ठीक है ठीक है। मतलब 10 बजे 11 बजने वाले हैं, जम्हाई चल रही है, सही है। अब समझिए जरा, जो पहले के नेता हैं, हम बता देते हैं, जो 1905 के लगभग पहले हैं। नाम अपना देख लेना, अब हम सबका डिस्कस नहीं कर रहे हैं। 1985 में जब स्थापना हुई थी, उसके बाद ढेर सारे नेता हुए हैं, है ना। बदरुद्दीन तैयब जी हुए, दादा भाई नौरोजी हुए, ठीक है, जॉर्ज यूले हुआ, खैर वो तो अंग्रेजी था। जो भारत के लोग हुए, ये लोग उदारवादी कहे जाते। उदारवादी का मतलब था कि ये लोग कांग्रेस का समर्थन तो कर रहे थे, लेकिन ये लोग हिंसा के माध्यम से नहीं चाहते थे। ये लोग अहिंसा के रूप में, ये लोग एक जैसे आंदोलन करते थे, तो जैसे आप आज का आंदोलन नहीं देखते कि हम अहिंसा के रूप में करेंगे, हम केवल मार्च करेंगे, बस सरकार मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, ये वापस लो, मतलब इस तरह की चीजें। तो ये करते थे कि भाई भारत के बारे में सोचिए आप। खुल के विरोध अंग्रेजों का नहीं करते थे, जो उदारवादी नेता थे, ठीक है। क्योंकि उनका मानना ये भी था कि जो भारतीय शिक्षा है, इसमें कुछ रूढ़िवादी परंपराएं आ गई हैं जो नुकसान पहुंचा रही है, तो हमें पाश्चात्य शिक्षा को अपनाना पड़ेगा। इनका मतलब ये था, तो पाश्चात्य शिक्षा को अपनाना था और हिंदू, दोनों को मिला करके करना है। मतलब इनका मतलब था कि दोनों में मिला के करिए, पूरी तरह से अंग्रेजी शिक्षा को मत लीजिए, उसकी जो अच्छी बातें हैं उनको लीजिए। मतलब जैसे विज्ञान के बारे में ज्यादा जोर दिया जाता है पाश्चात्य शिक्षा में, तो उसको आप अपना लीजिए। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप सोचिए, ठीक है। किसी के ऊपर हमला मत करिए, अपनी बात रखनी है तो एक प्रॉपर वे में, अहिंसात्मक रूप में रखिए। ये इनकी कुछ चीजें थी। तो इसी समय क्या थे, गरम दल के कुछ नेता थे चरमपंथी, जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, ठीक है। ये कुछ मेन थे जिनको लाल बाल पाल कहा जाता है, आगे चल के हम बताएंगे आप। तो 3 लोग थे, तो ये लोगों मतभेद हो गया। ये क्या कहते थे कि ये जो नरमपंथी लोग हैं उदारवादी, आपके विचारों से हम सहमत नहीं हैं, आप इस प्रकार से हमें ये प्रूफ करना चाहते हैं कि आप अंग्रेजों के साथ हैं। क्यों, आप उनका विरोध ही नहीं कर रहे हैं, आप बस सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि भैया उनके जो भी चीजें उसको अपना लो। गरम दल के क्या कहते थे, हमें उनकी चीजें अपनानी ही नहीं है, हमें सीधा अपना स्वदेशी चाहिए, स्वराज चाहिए, बस सीधी सी बात। हमें कोई वार्ता इनसे इस तरह की नहीं करनी है कि भैया हम विज्ञान अपना लें, उनका ये करने वो कर लें, हमें सीधा अपना अपना स्वदेशी चाहिए। यहां मतभेद हो गया दोनों लोगों में। तो जो गरम पंथ के नेता थे, इनको समझाने में नरम पंथ के लोग बहुत मतलब वो सफल नहीं हो पाए। बहुत सारे लोग जैसे दादा भाई नौरोजी लोग, खैर दादा भाई नौरोजी का तो बहुत लोग सम्मान करते थे, इस वजह से कई सारी बातों पे उनके लोग सहमत हो जाते थे। और भी नेता लोग थे, तो उनसे ये लोग सहमत नहीं हुए, गरम दल के नेता। यही रीजन रहा कि जब यह अधिवेशन हुआ 1907 वाला, तो एक और गड़बड़ हो गई, बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन पे बहुत सारे जो उदारवादी नेता थे पहले वाले, वो लोग कहते थे हाँ ठीक है, अंग्रेजों ने बहुत खराब नहीं किया है, इन्होंने भलाई के लिए किया होगा बंगाल विभाजन, मतलब इन्होंने कुछ सोचा होगा, मतलब तब भी वो सपोर्ट कर रहे थे कुछ मायने में।
तो हमारे जो लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक लोग थे, ये कहते हैं कि आप कैसी बातें करते हैं, मतलब बंगाल का विभाजन हो गया है और आप तब भी कह रहे हैं कि मतलब इसके पीछे की मतलब कुछ ना कुछ ठीक ही होगा हमारे लिए। ये वैचारिक मतभेद हो गए और इसी समय गड़बड़ हुई और एक नया दल बन के सामने आया जिसका नाम था गरम दल। और उस गरम दल के ही नेता के रूप में ये लोग आए, कौन? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, मतलब जिनको लाल बाल पाल कहा जाता है। तो इस तरह से वो चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, पूछा क्या जाता है कि ये जो विभाजन हुआ था वो किस अधिवेशन में हुआ था, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो नरम दल और गरम दल का जो विभाजन हुआ था वो सूरत अधिवेशन में हुआ था। कौन अध्यक्ष थे? रास बिहारी बोस। एक और गड़बड़ हो गई थी, चलिए हम इससे एक और चीज बता देते हैं। जो नरम पंथी थे, उदारवादी लोग, पहले के नेता जो थे 1905 से पहले के जो सब चल रहे थे, वो लोग रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे क्योंकि ये नरमपंथी दल के माने जाते थे। तो ये चाहते थे कि रास बिहारी बोस अध्यक्ष बने। गरम दल के नेता चाहते थे लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने। जो गरम दल के नेता थे वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने। नरम दल के चाहते थे रास बिहारी बोस बने, रास बिहारी घोष बने। यहां मतभेद हो गया, ये भी एक रीजन रहा अलग होने का। बट फाइनली किसको मिली सफलता? रास बिहारी घोष। लाला लाजपत राय जी को अध्यक्ष नहीं बनाया गया, रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बना दिया गया। यहाँ बहुत बड़ा मतभेद हो गया इन लोगों के बीच और ये गरम दल के नेता के रूप में ये लोग आ गए। लेकिन नेतृत्व किसने किया था गरम दल का सबसे पहले? तो ध्यान रखिएगा, वो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया। ये क्वेश्चन बनता है, न गरम दल का नेतृत्व किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था, ठीक है। आई होप कि ये बातें क्लियर हो गई, ठीक है। जल्दी से पूछ ले हम। चलिए हमारे सामने देखिएगा सब लोग, 3 अधिवेशन की हम बात करेंगे। पहले तो हम बंगाल विभाजन की बात करेंगे। तो बंगाल विभाजन कब हुआ स्टूडेंट? 1905। राजरानी बोलो कब हुआ? 1905। वेरी गुड, हाँ ऐसे, बहुत सही। अभी अब जब अगला पूछेंगे तो ऐसे, फिर अगला पूछेंगे तो ऐसे, ठीक, वेरी गुड, बहुत सही। तो अगला बताइए, सूरत अधिवेशन कब हुआ? 7 में, वेरी गुड, ठीक। और जो कलकत्ता अधिवेशन था वो कब हुआ? 1906 में। ये जो बुद्धिजीवी लोग है ना, यहाँ भी बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। ये बुद्धिजीवी लोग जो ऐसे है ना, भाई हम क्यों हाथ उठाएं, हम तो भैया पता नहीं क्या बेवकूफी वाली बातें चल रही हैं सर, भी क्या बचपने वाली बातें करते हैं। इनको बुद्धिजीवी लोग कहा जाता है, इन्हीं को बुद्धिजीवी कहा जाता है, इनको शिक्षित लोग कहा जाता है, जो ज्ञानी पुरुष हो जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखिए। हम जिस लेवल पे हैं फिर भी हम बहुत व्यवहारिक तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी समझ है और जो हमारी उम्र है उसके हिसाब से हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, समझ रहे हो? बट हम करते हैं क्योंकि तभी कुछ चीजें ठीक चल रही होंगी। अभी हम एक ऐसे एक शिक्षक के तौर पे वैसे बात करेंगे ना, तो ये सारी हंसी मजाक सारे बंद हो जाएंगे। हम सीधे अगर एक मेच्योर पर्सन की तरह बात करने लगेंगे तो सब खत्म हो जाएगा तुम्हारा ये हंसी मजाक। फिर सीधे ये चालू होगा और लिखना बस पढ़ते रहोगे। तो बुद्धिजीवी बनिए, लेकिन अंदर के बच्चे को जिंदा रखिए। ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है ना। इतना कर देंगे सर, पता नहीं क्या करवा रहे हैं सर, 5 और 6 सर, 5 और 7 सर। समझ गए होंगे जो लोग की बात हम कर रहे हैं, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा सा हाथ उठा दीजिए, क्या बिगड़ रहा है आपका, है ना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ चलिए आगे बात करते हैं। एक अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन। उस कलकत्ता अधिवेशन में 4 चीजों पे बात हुई थी, जल्दी जल्दी बता दो हमें। अरे गरम दल के संस्थापक की बात नहीं की थी बेवकूफ, हमने गरम दल का नेतृत्व बताया था जब वो विभाजन हुआ था। एकदम में गधे हो गए हो बिल्कुल तुम लोग। हमने ये थोड़ा बोला है, कहाँ लिखा है हमने कि गरम दल के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक? नेतृत्व करना संस्थापक होना दोनों अलग अलग चीज है। जरूरी नहीं कि जो संस्थापक हो वही नेतृत्व किया हो।
जब विभाजन हुआ था नरम दल का और गरम दल का, उस समय नेतृत्व किसने किया था, ये बोला था हमने। उस समय बाल गंगाधर तिलक जी ने नेतृत्व किया था। बहुत ज्ञानी पुरुष है भाई, खतरनाक ज्ञानी पुरुष है यहाँ। कई तो सिखाने लगते हैं, सर मुझको आता है सर, आप गलत बोल दिए हैं सर, आप गलत बोले हैं सर। हाँ, देखो एक और ज्ञानी पुरुष आए। बंगाल का विलय 1911 में हुआ था सर। हाँ, हमको कौन पता है, हमको नहीं पता है। ठीक, हमको नहीं पता है, तुम्ही को पता है। ठीक, बहुत बढ़िया। बंगाल के विलय की हमने बातें नहीं की आपसे, पूरे लेक्चर में हमने कब बात की बंगाल विलय की है? ये जितने ज्ञानचंद हैं हमारे ना, तुम लोग के कमेंट ना, चलिए ठीक है। तो सबसे बड़ी बात समझना है, क्या समझना है स्टूडेंट की, हाँ टाइप तो कर ही दिया है सबने, जो पूछे हैं वो थोड़ा टाइप करना है। वो पठान की चीजें टाइप करने में बड़ा मजा आता है। तो ठीक है, सब सही है, वेरी गुड। चलिए अगला, लीव नहीं करना है क्लास। बंगाल विभाजन, बात करते हैं बंगाल विभाजन की, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, देखते हैं अब इसमें बंगाल विभाजन में सबसे पहला, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया गया। थोड़ी देर पहले हमने स्वदेशी शब्द पढ़ा, इसलिए हमने पहले पढ़ा दिया था। आपको याद हो जाए कि स्वदेशी वाला जो चीज था, ये चीज जो थी स्वदेशी के बारे में, आंदोलन शुरू तो कर दिया गया, लेकिन पूरी तरीके से जो स्वदेशी का एक्सेप्ट किया गया कि अब हम केवल स्वदेशी ही बनाएंगे, वो चीजें कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ। स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया, लेकिन कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें स्वदेशी के ऊपर जोर दिया गया? तो कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था स्टूडेंट? तो 1905 का था या 1906 का था, क्या बताओगे? स्वदेशी का जो मेन चीज था वो किसमें किया गया था? कलकत्ता वाले में किया गया, बनारस वाले में नहीं, कलकत्ता वाले। और कलकत्ता वाला 6 में हुआ था, राजरानी 5 में नहीं हुआ था, है ना, 6 में हुआ था। ठीक है, हाँ। तो स्वदेशी वाला उसमें हुआ था। तो ये आंदोलन शुरू हो गया था, लेकिन चीजें, चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा, दो अलग अलग चीजें हैं, जितना बताएं उतना ध्यान देना, अपना अलग दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बंगाल विभाजन की घोषणा अलग चीज होता है, प्रभावी होना अलग चीज होता है। घोषणा कब हुई? 20 जुलाई 1905 में, लेकिन प्रभावी नहीं हुआ। लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 में। समझ गए? दो अलग अलग चीजें हैं। बंगाल विभाजन के बारे में जब नीति बनाई गई, शुरू किया गया, तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा थी वो 20 जुलाई 1905 में कर दी गई लॉर्ड कर्जन ने। बट ये लागू कब हुआ? वो लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 से। दोनों चीज याद हो गई? किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारत का वायसराय कौन है उस समय? लॉर्ड कर्जन है। कब इसने घोषणा की? 1905 में, 20 जुलाई 1905। प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर, जुलाई के बाद। यही 16 अक्टूबर अभी आया नहीं है ना, आज कौन सी तारीख है? 15 तारीख है। तो बस कल ही होने वाला है बंगाल का विभाजन। ये बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाएगा कल, ठीक है। तो 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 1905 घोषणा हुई लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हो गया। क्या हुआ था समझाते हैं। आप जब से पूरा हिस्ट्री पढ़ते चले आ रहे हैं, तो आपने एक ध्यान दी थी बात कि उस समय का बंगाल का मतलब क्या था? उस समय के बंगाल का मतलब था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, सब मिलाकर था। तो बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र था।
अंग्रेजों ने बहुत बड़ा गेम खेला है इस समय, इन्होंने बहुत बड़ा गेम खेला है। ये क्या कह रहे हैं कि भारत की जनता को समझाने का क्या प्रयास कर रहे हैं कि ये समझाने का प्रयास ये कर रहे हैं कि हम आपके फायदे के लिए, आपके देश के प्रशासनिक सुधार के लिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है, हम इसको मैनेज नहीं कर पा रहे। तो बंगाल को अगर हम 2 भागों में बांट देंगे तो आधा आधा पार्ट रहेगा, तो हम इसको बड़े आसानी से मैनेज कर लेंगे। इनके कहने का मतलब ये था, ये हमको समझा रहे हैं, अंग्रेज समझा रहे हैं, मतलब अपनी बातों को ये सही प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने की बात ये थी, बट अगर आप इसको समझे ना तो इनका मोटो ये नहीं है, ये मोटो इनका बिल्कुल नहीं है। ये आपको सहमत करना चाह रहे हैं कि आप आंदोलन ना करें, तो ये समझाना चाह रहे हैं कि हम प्रशासनिक सुधार चाह रहे हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है, हम सबको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अगर आधा आधा हो जाएगा तो हम एक प्रशासनिक व्यवस्था इस पार्ट में रख देंगे, एक उस पार्ट में रख देंगे, दोनों मैनेज कर लेंगे। ये चीजें समझ में आ रही थी, ठीक है। हेलो, क्लियर हुआ? 2 पार्ट में बांट दिया गया। 2 पार्ट कौन से? पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, यही 2 बंगाल बांटे गए। एक बना पश्चिम बंगाल जो हमारा है, एक बना पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश है। तो 2 पार्ट में इसको बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। नीचे हमने पॉइंट समझाया था, आपकी नोट्स क्लियर रहे। पूर्वी बंगाल प्लस असम, बंगाल जो था उसमें पूर्वी बंगाल बनाया गया, वो पूर्वी बंगाल ही आज बांग्लादेश है। तो इस पूर्वी बंगाल को और असम को मिलाकर इन्होंने एक क्षेत्र बना दिया, एक नया प्रांत बनाया जिसमें 2 चीज शामिल थी, एक बंगाल, पूर्वी बंगाल जो आज का बांग्लादेश है, और असम, इन दोनों को एक साथ मिलाया गया और इसको मिलाकर के एक नया प्रांत बनाया गया और उसका मुख्यालय ढाका रखा गया। ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश। तो पूर्वी पार्ट जो था उसका मुख्यालय इन्होंने ढाका रख दिया, ठीक है, ये पूरा क्षेत्र। एक दूसरा पार्ट जो भारत में बना, वो भारत का पार्ट था पश्चिम बंगाल जो आज आप देखते हैं, उड़ीसा और बिहार, इन 3 को मिलाकर के एक पार्ट बना दिया। तो बंगाल के 2 भाग कर दिए गए, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिम बंगाल, मेन ये थे। फिर पश्चिम बंगाल के साथ उड़ीसा और बिहार को रख दिया गया, और पूर्वी बंगाल जो कि बांग्लादेश का पार्ट है उसके साथ असम को रख दिया गया। इस तरह से 2 पार्ट बना दिए गए। अब ये 2 पार्ट का जो विभाजन हुआ वो किस बेस पर हुआ? जनसंख्या का बेस पर हुआ। इस वाले पार्ट में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी, जो पूर्वी बंगाल था, इस पूर्वी बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी। तो यहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक थे, हिंदू यहाँ पर अल्पसंख्यक थे। तो इन्होंने समझाने की कोशिश की कि मुस्लिमों के लिए हम अलग बना रहे हैं, जिससे कि उनके जो रीति रिवाज है, जो उनके धार्मिक चीजें हैं, वो गड़बड़ ना हो, वो अपने अनुसार उसको मना सके। तो इसलिए उन्होंने मुस्लिमों को सहमत कर लिया कि भाई हम आपको इसलिए कर रहे हैं कि आपके लिए हम एक अलग क्षेत्र दे रहे हैं जहां से आप लोग अपना चीजें चलाएंगे और हम आपको बहुत सारी सहूलियत देंगे। तो अंग्रेज जो लॉर्ड कर्जन था उसका एक नीति इस रूप से समझाने की कोशिश किया उसने। तो ये पश्चिम बंगाल, ये सॉरी पूर्वी बंगाल जो था वो मेनली मुस्लिम बहुसंख्यक थे, हिंदू अल्पसंख्यक थे। जो पश्चिम बंगाल वाला एरिया था, यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक थे, हिंदू बहुसंख्यक, और यहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक थे। यानी कि यही वो पहला समय है जब हमको ये देखने को मिल जाएगा कि फूट डालो और राज करो। ये समझ गए थे कि 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिमों ने एक साथ मिलकर पार्टिसिपेट किया था, वहां पर कोई मतभेद नहीं था। जितने बढ़ चढ़कर हिंदू नेताओं ने भाग लिया था, उतना ही बढ़ चढ़ के मुस्लिम क्रांतिकारियों ने पार्टिसिपेट किया था। ये अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि अगर हमने इन दोनों के बीच मतभेद नहीं कराया तो आगे चल करके ये फिर विद्रोह कर देंगे। ये बहुत पहले से चीजें शुरू हो गई थी, 1890 के आसपास ये फूट डालने की चीजें शुरू हो गई थी, बूचड़ खाने शुरू हो गए थे। जो गौशाला काटने वाला वो है, ये 1800 के बाद शुरू हो गया था, 1890 के बाद, जिसमें से कि मतलब उसमें मुस्लिमों को रखा जाने लगा था जैसे हिंदू भड़क जाएं। ये अंग्रेजों ने बहुत बड़ी नीति खेली थी। 57 से पहले इतना नहीं चल रहा था, 90 के बाद चला ये, 1890 के बाद। तो उस समय से बहुत दंगे शुरू हो गए थे, 90 के बाद सांप्रदायिक दंगे बढ़ गए थे 1890 के बाद। तो वो चीजें जानबूझ के करते थे। अब मतलब
कोई गौशाला है वहां पे बूचड़ खाना शुरू है, गाय काटने वाली बात है, तो जानबूझकर वो हिंदू नहीं रखते थे, वो मुस्लिम रखते थे। और फिर ये खबर फैला दी जाती थी कि मतलब जो गाय को मारने वाले लोग हैं वो मुस्लिम है। इससे हिंदू जनसंख्या भड़क जाती थी और वो आपस में लड़ने लगते थे। ये बहुत बड़ा मतलब गेम खेला जाता था अंग्रेजों की तरफ से, और यही आगे चल करके ये विभाजन के समय देखने को मिला। तो बंगाल का विभाजन ये समझा रहे हैं कि हम प्रशासनिक सुधार के लिए कर रहे हैं, बट इसलिए नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा करते तो इन्होंने किया क्यों ऐसा? फिर जो पूर्वी बंगाल था वो इन्होंने इसलिए अलग बनाया क्योंकि यहाँ मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी, मतलब ये सीधा सीधा बांटना चाह रहे थे। अब ये करेंगे क्या? जहां पर मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक है, हिंदू अल्पसंख्यक है, तो हिंदुओं से कहेंगे हम आपके साथ हैं, मुस्लिम आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हम आपका साथ देंगे। ये कहां बोलेंगे? वो पूर्वी बंगाल में। और इधर पश्चिम बंगाल में क्या बोलेंगे? हिंदू बहुत ज्यादा है, मुस्लिम अल्पसंख्यक है, तो यहाँ मुस्लिमों से क्या कह रहे हैं वो? हम आपके साथ हैं, अगर हिंदू आपके साथ आपके लिए कोई कुछ करते हैं तो हम आपके साथ रहेंगे। ये है चीजें गड़बड़। तो लॉर्ड कर्जन एक ऐसा व्यक्ति जिसने फूट डालो और राजनीति करो, चीजों को बहुत प्रभावी ढंग से चीजें शुरू कर दी थी इसने, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है आपको। तो क्या बंगाल विभाजन क्लियर हुआ आपको एवरीवन? हेमा, रौनक, राजरानी, सत्यजीत, दीपक, हिमतेश, क्लियर हुआ सबको? ठीक है ना? बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 1905। एवरीवन, कौन था वायसराय उस समय? कौन था वायसराय बंगाल विभाजन के समय? वायसराय कौन था? रिंकी, अनुज, लॉर्ड कर्जन था। कौन था? बोलो भाई, लॉर्ड कर्जन, बोलो लॉर्ड कर्जन। वेरी गुड। दो भागों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल के साथ कौन सा प्रांत रख दिया गया? असम को रख दिया गया। आज ये अलग है, बाद में ये विभाजन रद्द हो गया था, बताएंगे वो कब रद्द हुआ है, लेकिन ये उस समय असम को इसके साथ मिला दिया गया था और नया प्रांत बनाया गया था, मुख्यालय ढाका हो गया था। पश्चिम बंगाल में उड़ीसा और बिहार को रख दिया गया। आगे चलकर ये भी अलग हो जाएंगे। बिहार 1912 में अलग कर दिया जाएगा, फिर आगे चलकर उड़ीसा भी अलग हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार अभी साथ में है ये, ठीक है? एक दिन पूछा जाता है, 16 अक्टूबर 1905 को ही शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, इसको याद कर लीजिए। जिस दिन ये विभाजन हुआ था, जो हमारे नेता थे उन लोगों ने इसको शोक दिवस के रूप में मनाया था, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि इसको शोक दिवस के रूप में मत मनाओ, इसको राखी दिवस के रूप में मनाओ। ये पूछा जाता है, ये राखी दिवस के रूप में कहने का सुझाव किसका था? रविन्द्रनाथ टैगोर नरम दल के नेता है। रविन्द्रनाथ टैगोर नरम दल के नेता है, मतलब ये पूरी तरह से अंग्रेजों का विरोध नहीं करते थे, ये नरम दल के नेता थे, ठीक है? इनका मानना था कि शिक्षा वगैरह पे जोर दीजिए, ठीक है, और उसके हिसाब से चलिए। तो इनका मानना ये था, तो इन्होंने कहा कि शोक दिवस के रूप में मत मनाइए, इसको राखी दिवस के रूप में मनाइए, ये इनका कहना था, ठीक है? 7 अगस्त 1905 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट। 20 जुलाई 1905 इंपॉर्टेंट है, जब ये घोषणा हुई थी। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई थी। 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो गई थी, कलकत्ता के टाउन हॉल जगह में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है इसको। अभी चाहे तो अभी याद कर लो, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई गई थी? तो 7 अगस्त 1905 को ही, जैसे ही बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, ठीक उसी के बाद स्वदेशी की घोषणा हो गई। हम सब चीज स्वदेशी करेंगे, आपका बंगाल विभाजन हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या तो आप इसको वापस लीजिए। और ये तो इसी समय स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई कलकत्ता के टाउन हॉल में, और इस समय ये जो स्वदेशी आंदोलन को नेतृत्व दे रहे थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पहले ऐसे व्यक्ति, जब ये स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी तो उस समय ये वहां थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेन नेता कौन थे जो इस आंदोलन की घोषणा की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्लियर है? आगे भी रिपीट हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहिष्कार प्रस्ताव आया, इसी समय आया था। अब देख रहे हो ना आप, देखो जरा 1906, अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे तो कंफ्यूज मत होइए। 1906 में जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता का, तो उसमें 4 चीजों पे बात हो रही थी। एक कौन? स्वदेशी। एक कौन? स्वराज। एक कौन? शिक्षा। और चौथा कौन? बहिष्कार। 4 चीजों बात हो रही थी 1906 वाले में। लेकिन वो कब हो रही थी?
जब वो अधिवेशन हुआ, भाई ऑब्वियस सी बात है, शुरुआत इन लोगों ने कर दी, लेकिन संगठन की जरूरत क्यों पड़ती है जहां लोग इकट्ठा होते हैं। अब अगर हम किसी घर में 4 लोग बैठकर अगर ये प्रस्ताव रख देते हैं कि चलो हम स्वदेशी शुरू करते हैं, तो कोई जाना कोई नहीं जाना। अधिवेशन होता था तो उसमें प्रतिनिधि भाग लेते थे, हजारों प्रतिनिधि आते थे, उनके सामने जब ये चीज रखी जाती थी तो एक साथ सबके पास पहुंचता था। तो ये चीजें शुरू तो कर दी गई थी, लेकिन जब तक वो उस अधिवेशन में नहीं बोला जाएगा तब तक लोगों तक वो नहीं पहुंचेगा। तो इन्हीं चीजों की बात, बहिष्कार की, स्वदेशी की, स्वराज की, ये सब बातें इस अधिवेशन में की गई जब वार्षिक अधिवेशन बुलाया गया था। उसके बाद बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया था। 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा, बहिष्कार प्रस्ताव पारित हो गए और बंग भंग आंदोलन शुरू कर दिया गया था 1905 में ही। तो 1905 में ही बंग भंग आंदोलन शुरू कर दिया था, ध्यान रखना है आपको। राखी दिवस का मतलब है भाईचारा। भाई कौन पूछा है राखी मतलब भाईचारा। राखी किसी को क्यों बांधते हो? है बोलो सत्यजीत। तुमको बहुत क्वेश्चन रहते हैं यार सत्यजीत, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो तुम्हारे ही आते हैं। ठीक है, तो राखी क्यों बांधते हैं? क्यों ज्योति, राखी काहे बांधते हैं? भाई बनाने के लिए, और क्या रे, ये भी कोई पूछने वाली बात है। ठीक है, तो भाई बनाने के लिए, मतलब हमारी रक्षा करे वो, है ना, प्रेम से रहें और इस तरह से। तो मतलब राखी का मतलब है भाईचारे के रूप में। अब देखो जरा, ये है नरमपंथी नेता। नरमपंथी नेता का मतलब ये है, लोग कह रहे हैं भैया इसको शोक दिवस के रूप में मनाओ, तो नरमपंथी नेता कहते हैं इसको राखी दिवस के रूप में मनाओ। मतलब एक प्रकार से आपने सपोर्ट ही तो कर दिया। ठीक है, ये इस तरह से पैसा लेने के लिए शुभम गधे कहीं के, बिल्कुल बस यही सोचना, केवल मानसिकता यही भरी पड़ी है। कह रहा है राखी दिवस पैसा लेने के लिए मनाते हैं, हैं? तो बंगाल विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? बस 5 मिनट और लेंगे। देखिए, फिर कंफ्यूजन मत करना, नहीं तो कुछ लोग फिर अपना ज्ञान बांटने लगेंगे। समझो, बंगाल विभाजन की घोषणा या बंगाल विभाजन किसने किया था? तो वो वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था। इसमें सहयोग किसने दिया था? इसमें सहयोग सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर। ये वायसराय वो नहीं था, ये बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। बंगाल का कौन था? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ये वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। कंफ्यूजन मत कर क्रिएट करना कि थोड़ी देर बाद सर ये तो गलत हो गया सर, हर जगह तो कर्जन लिखा है सर। कर्जन वायसराय है। वायसराय पूरे भारत का है, बंगाल का नहीं है। ये जो व्यक्ति है ये बंगाल में था उस समय। समझो ऐसे, भारत में प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, और आप कोई चीज एमपी में शुरू करना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी जब एमपी आएंगे तो वहां का सीएम आएगा, वहां नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? ये ठीक वही चीज है। जब बंगाल का विभाजन हो रहा है तो लॉर्ड कर्जन कर रहा है, लेकिन लॉर्ड कर्जन वायसराय है। और बंगाल में उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? वो सर एंड्रूज हेंडरसन है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है और यहाँ बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुई है स्टूडेंट्स को। सबने लॉर्ड कर्जन याद रखा है, लेकिन उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि पूछा क्या गया है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण भूमिका का मतलब ये सहयोग कर रहा है, इसको यहां से समझिएगा। ठीक है, चलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक मिल गए। इतने बड़े बड़े नेता हैं हमारे लोग, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का बहुत सम्मान से नाम लिया जाता है। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज मिला है, भारत की तरफ से पहला नोबेल प्राइज 1913 साहित्य के क्षेत्र में, गीतांजलि। ये स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे, जिन्होंने कहा कि भैया शोक दिवस मत मनाओ, राखी दिवस मनाओ। चलो ठीक है, इनका भी सोचना अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं है। इनका कहने का मतलब ये था कि पाश्चात्य चीजों को पूरी तरह से इग्नोर मत करो। तो पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के मध्य समन्वय के समर्थक ये कहते थे कि दोनों के बीच थोड़ी थोड़ी चीजों को लीजिए, पूरी तरह से अंग्रेजों का मत अपनाइए, कुछ अंग्रेजों का अपना लीजिए, और हमारा जो पूर्व मतलब इधर की बात हो रही है, भारत की बात हो रही है, पश्चिम मतलब ब्रिटेन की बात हो रही है, तो पाश्चात्य मतलब ब्रिटेन की बात हो रही है। ठीक है, पूर्व मतलब भारत की बात हो रही है। तो दोनों का अपना लीजिए, पूरी तरह से ब्रिटेन को मत अपनाइए, पूरी तरह से भारत को मत अपनाइए।
दोनों के बीच का कोई रास्ता निकालिए, जिससे इनके जो रीति रिवाज है, रूढ़िवादी परंपराएं हैं, उनको खत्म करिए, और यहाँ से जो विज्ञान की शिक्षा है उस विज्ञान को ग्रहण करिए। ये दोनों का समन्वय का मतलब इनका ये था। ठीक है, एक और पॉइंट इसमें था, ये एक व्यक्ति का नाम इंपॉर्टेंट है आपके बंगाल विभाजन के समय, कृष्ण कुमार मित्र। लिख इसलिए दिया क्योंकि आप ध्यान नहीं देते। कृष्ण कुमार मित्र का नाम ध्यान रखिएगा। चलो अब रहने देते हैं क्योंकि अभी बड़ा है ये। ठीक है, इसको हम कल करेंगे क्योंकि फिर ये चलता रहेगा। कल हम आपको इसको देखेंगे क्योंकि अभी एक पेज और है आपका ये बंगाल विभाजन में। ठीक है चंदो सर, अभी आप केवल बंगाल विभाजन का केवल इतना सा पॉइंट बात ध्यान रखिएगा, कब हुआ था ये? 1905 में। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? एक पढ़ा सामाजिक सुधार। ठीक है, कौन कौन सा पढ़ा सर? ब्रिटेन, इंग्लैंड और यूके में अंतर क्या है? अब किसी और दिन बताएंगे। ठीक है, यूके 3 देशों का मिश्रण है, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। 3 कह रहे हैं, 4 का है, यूके 4 का है। ठीक है, एक है आपका वेस्ट नॉर्दर्न आयरलैंड, एक है आपका स्कॉटलैंड, एक है वेल्स, और एक है आपका ये जो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन है जो। तो 4 का कॉम्बिनेशन यूके होता है। इनमें से एक को हटा दो, नॉर्थ आयरलैंड को, वो ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है। ठीक है, तो जब हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो उसमें 3 देश हैं, यूके की जब बात करते हैं तो 4 देश हैं। पीडीएफ सेंड कर देंगे आपको। ठीक है, उस पे ग्रुप पे भेज देंगे। ठीक है अरुण, पीडीएफ आपको ग्रुप पर भेज देंगे। ओके क्लियर। तो आज हम लोगों ने सामाजिक सुधार संगठन देख लिया, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, और एक हुआ था आपका यंग बंग आंदोलन। फिर हमने कौन सा देखा था? अधिवेशन देखे थे। ठीक है, 3 अधिवेशन, एक बनारस, एक कलकत्ता, और एक कौन सा? सूरत। फिर हम लोगों ने क्या देखा था? आपका बंगाल विभाजन। इसको हम कल फिर शुरू करेंगे, बंगाल विभाजन का। आई होप कि जो आज पढ़ा है वो याद है, थोड़ा बहुत तो याद हो गया है। रिवाइज करते चलिए क्योंकि पेपर आपके लगे हुए हैं, आगे के लिए मत छोड़ना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हुए चलो, चीजें याद हो जाएगी। ओके, थैंक यू एवरीवन। बस करते हैं, है ना, क्योंकि आपका वो भी है। और प्रसन्न रहा करो थोड़ा सब लोग, है ना, चीजों को थोड़ा सही तरीके से बढ़िया एकदम खुशी के माहौल में लो, है ना, नहीं तो इतिहास पढ़ाना बोरिंग हो जाएगा। टेक्निकल अलग चीज होता है भाई, टेक्निकल में कहाँ हंसोगे? कहाँ पावर प्लांट पढ़ाते समय हंसोगे? हाँ, जैसे सर ने बताया पावर प्लांट बना नरौरा में, अरे बड़ा मजा आया सर, नरौरा में बन गया सर, वेरी गुड सर। ऐसे थोड़ा होता है, तो टेक्निकल में नहीं होता है, लेकिन अब चीजें अलग है भाई, है ना। चलो ठीक है, खत्म करते हैं इसको बस, है ना। ओके, थैंक यू एवरीवन। सभी बिल्कुल प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खाना पीना खाते रहिए और खूब पढ़ते रहिए, है ना। आप दोनों दल के नेता बने रहिए, नरम दल भी गरम दल भी, किसी एक का मत बन जाना। हाँ, समन्वय बना के रखिए। गुड नाइट सर जी। चलो भैया, गुड नाइट कर लो।